नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जो हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की क्लासेज चल रही थी उसमें हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में अवध के विषय में तथा अवध के नवाबों तथा अंग्रेजों की अवध के प्रति क्या नीतियाँ रही हैं उसको विस्तार से पढ़ा था। यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग राजपूत और जाट राज्यों के विषय में पढ़ेंगे जो कि 18वीं शताब्दी में इनकी स्थापना हुई है। इसमें हम लोग मारवाड़, आमेर और भरतपुर के जो राज्य हैं इनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, जो लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस पर कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दीजिएगा, क्लास कैसे लगी, और अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जब हम देखते हैं कि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु होती है तो औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही कई भारतीय जो राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य थे, वे केंद्रीय सत्ता से मुक्त होने के लिए तथा स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं, जिनमें आप लोगों ने क्षेत्रीय राजवंशों को देखा था कई, जैसे कि अवध था, बंगाल था, हैदराबाद, केरल। ठीक उसी प्रकार से राजपूत जो राज्य थे, मारवाड़ जैसे है, और भरतपुर का जो जाट राज्य, यहाँ के शासक भी केंद्रीय सत्ता से मुक्त होने के प्रयास करना शुरू कर दिए। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुग़ल सल्तनत है, मुग़ल साम्राज्य है, उसका तेज़ी से विघटन प्रारंभ हो जाता है। केंद्रीय सत्ता के कमज़ोर होने से प्रांतीय और क्षेत्रीय शक्तियों ने स्वतंत्रता का दावा करना प्रारंभ कर दिया था, जिसमें राजपूतों के मारवाड़, आमेर प्रमुख राज्य थे। इसी पृष्ठभूमि में हमने भरतपुर के राज्य को भी देखा, जो कि एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उदय इसका होता है। ठीक, तो तीनों राज्यों के विषय में आइए विस्तार से देखते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। मारवाड़, जोधपुर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ के शासक होते हैं अजीत सिंह। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन्होंने 1707 में अजीत सिंह ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और जो मुग़ल फौजदार था, जोधपुर में जो मुग़ल फौजदार था, उसको इन्होंने निकाल दिया। इन्होंने शाही इलाकों पर आक्रमण कर दिया, यानी मुग़ल सत्ता के जो केंद्र थे, जो मुग़ल शासन के अधीन थे, उन राज्यों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, जिनमें अजमेर पर इन्होंने अधिकार कर लिया। इसके बाद इनकी शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। 1714 ईस्वी में इन्होंने जो सैयद बंधु हैं उनसे संधि कर ली। ठीक, सैयद हुसैन अली से इन्होंने संधि के लिए सैयद हुसैन अली से इनकी संधि होती है युद्ध के बाद। तो इस संधि के माध्यम से ही ठीक इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मुग़ल सम्राट फर्रुखशियर से किया। ठीक, तो मुग़ल सम्राट फर्रुखशियर से इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया, और जब सैयद बंधु इसी फर्रुखशियर को गद्दी से हटाने का प्रयास करते हैं तो सैयद बंधुओं का साथ अजीत सिंह ने दिया। इसी के लिए अजीत सिंह को क्या कहते हैं कि दामाद कुश भी कहा जाता है। ठीक, क्योंकि फर्रुखशियर इनका दामाद था, तो फर्रुखशियर के दमन के लिए उनकी क्या कहते हैं, उनको शासन से हटाने के लिए जब इन्होंने सैयद बंधुओं का साथ दिया तो इनको दामाद कुश यानी दामाद का हत्यारा भी कहा जाता है। 1728 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम जो हैं, इन्होंने मारवाड़ क्षेत्र को सरजामी क्षेत्र के अंतर्गत घोषित कर दिया, और यहाँ से धन वसूलने के लिए मल्हार राव होलकर को नियुक्त किया। ठीक, तो इन तथ्यों को आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। आगे देखते हैं। अब जो अगला राज्य है आमेर, जयपुर, सवाई जय सिंह, जो यहाँ के मिर्जा राजा सवाई जय सिंह थे, इनके नेतृत्व में जो जयपुर है बहुत ज़्यादा इसका विकास होता है। न सिर्फ राजनीतिक रूप से उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, बल्कि सांस्कृतिक और कला के क्षेत्र में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। इनका समयकाल 1699 ईस्वी से 1743 ईस्वी रहा है। आमेर के शासक सवाई जय सिंह को जहांदार शाह ने मिर्जा राजा की उपाधि दी। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है कि किस शासक को किसने कौन सी उपाधि दी थी। तो मिर्जा राजा सवाई जय सिंह को जो मिर्जा राजा की उपाधि है उसे जहांदार शाह ने दिया था। मुग़ल सम्राट फर्रुखशियर ने उन्हें सवाई की उपाधि दी। ठीक, फर्रुखशियर ने सवाई की उपाधि दी, और मालवा के यह सूबेदार 3 बार नियुक्त हुए थे।
इसकी वजह से इनकी राजनीतिक महत्ता को, यानी कि 3 बार मालवा जैसे मतलब बड़े प्रांत की अगर सूबेदारी जिसको मिलती थी तो वह राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली माना जाता था। ठीक, कर्नल टाट ने उनका वर्णन एक महान राजनीतिक, विधायक और वैज्ञानिक के रूप में किया है। उनका शासनकाल युद्धों के साथ साथ विज्ञान और कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के लिए जाना जाता है। ठीक, तो अभी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इन्होंने 5 वेधशाला यानी नक्षत्रशालाओं की भी स्थापना विभिन्न जगहों पर करवाई थी, उसको हम लोग आगे देखेंगे। सवाई जयसिंह खगोल विज्ञान के संरक्षक, ठीक, इनको कहा जाता है। इनके गुरु का नाम था सम्राट जगन्नाथ, और सम्राट जगन्नाथ से ही इन्होंने खगोल विद्या सीखी थी, जिन्होंने सिद्धांत कौस्तुभ की रचना की और यूक्लिड के रेखागणित का संस्कृत में अनुवाद किया। तो सम्राट जगन्नाथ ने सिद्धांत कौस्तुभ नामक पुस्तक का लेखन किया और यूक्लिड की रेखागणित की पुस्तक है उसका संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। इनके राज दरबार में केवल राम, जो कि ज्योतिष राय इनकी उपाधि थी, ठीक, केवल राम को ज्योतिष राय की उपाधि मिर्जा राजा सवाई जयसिंह ने दी, और केवल राम ने विभाग सारणी लॉगरिथम का अनुवाद जैसे कई रचनाएं की। ठीक, तो विभाग सारणी का लेखन केवल राम ने किया। स्वयं जयसिंह जो हैं, इन्होंने भी एक पुस्तक जयसिंह कारिका, ठीक, जयसिंह कारिका नामक पुस्तक का लेखन किया, और सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर, ठीक, सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर जिज-ए-मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ का भी लेखन करवाया। ठीक, जिज-ए-मोहम्मद शाही एक ज्योतिष ग्रंथ है, इसका लेखन सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर रखा गया था, और इसका जो लेखन का कार्य सवाई जयसिंह ने करवाया था। आगे देखते हैं। सवाई जयसिंह सौर वेधशालाएं एवं यूरोपीय संपर्क। नक्षत्रों की गति के अध्ययन हेतु जंतर मंतर नाम से 5 सौर वेधशालाएं स्थापित करवाई। ठीक, तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इन्होंने 5 जगहों पर वेधशालाएं यानी नक्षत्रशालाओं की स्थापना करवाई। 5 जगहें अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा। यहाँ पर ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा कि कहाँ पर इन्होंने स्थापित करवाया था, प्रश्न बनता है कि कहाँ पर नहीं स्थापित करवाया था। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। इनमें सम्राट यंत्र, राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र जैसे उन्नत खगोलीय उपकरण लगवाए। यूरोप से फ्रांसीसी, जर्मन और पुर्तगाली खगोलविदों जैसे क्लॉड बोडियर, पादरी मनवेल को आमंत्रित किया, यानी इन्होंने बहुत सारे यूरोपीय खगोल विज्ञान के जो जानकार हैं, विद्वान हैं, उनको भी भारत बुलवाया था। विभिन्न यूरोपीय पुस्तकों जैसे हिस्टोरा कोलिस्टीरिया ब्रिटैनिक का संग्रह किया। ठीक, तो विभिन्न यूरोपीय खगोल विज्ञान से संबंधित पुस्तकों का भी इन्होंने अपने पुस्तकालय में इसका संग्रह किया। इन्होंने विषुव का आयन तथा क्रांति वृत्त की तिर्यकता का सटीक मापन किया। ठीक, तो विषुव का आयन और क्रांति वृत्त की तिर्यकता का सटीक मापन इन्होंने किया, तो बहुत बड़े यह खगोल विज्ञानी भी माने जाते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। सवाई जयसिंह सांस्कृतिक एवं स्थापत्य योगदान। 18 नवंबर 1927 को भारत के प्रथम नियोजित नगरों में से जयपुर की स्थापना, ठीक, जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने करवाया था। कब? 18 नवंबर 1727 को, जो कि भारत का प्रथम नियोजित नगरों में से प्रथम माना जाता है। जयपुर के मुख्य वास्तुविद बंगाली विद्वान विद्याधर भट्टाचार्य थे। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जयपुर जो नगर है उसकी रूपरेखा किसने बनाई थी? तो उसके वास्तुविद जो बंगाल के विद्वान थे विद्याधर भट्टाचार्य, इन्होंने बनाई थी। सवाई जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक, सवाई जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। पहला था 1734 में और 1742 में। अश्वमेध यज्ञ करने वाले वे अंतिम हिंदू शासक भी माने जाते हैं। ठीक, इनके बाद किसी ने आज तक अश्वमेध यज्ञ नहीं किया। ठीक, तो अंतिम हिंदू शासक जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया तो सवाई जयसिंह हैं। इन यज्ञों के मुख्य पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे, जो जयसिंह कल्पद्रुम के लेखक थे। ठीक, तो इन यज्ञों को जिस पुरोहित ने करवाया था उनका नाम था
पुंडरीक रत्नाकर, और पुंडरीक रत्नाकर ने जय सिंह कल्पद्रुम नामक पुस्तक का लेखन भी किया था। तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भरतपुर जाट राज्य जो है इसकी स्थापना के विषय में देखते हैं। इस राज्य की नींव चूड़ामन ने रखी थी। ठीक, चूड़ामन ने इस राज्य की नींव रखी थी, जिसने थून का किला बनवाया था। तो चूड़ामन ने थून का किला बनवाया और जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। तो भरतपुर जाट राज्य जो है इसकी नींव किसने? चूड़ामन ने रखी, और चूड़ामन ने ही थून का एक किला बनवाया था। महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है, कई बार आया है कि थून का किला किसने बनवाया था। भरतपुर जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चूड़ामन का भतीजा बदन सिंह को माना जाता है। ठीक, बदन सिंह को माना जाता है, जिनका समयकाल 1722 से 1756 ईस्वी तक है। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को बृजराज की उपाधि दी। ठीक, सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को बृजराज की उपाधि प्रदान कर भरतपुर का ठाकुर घोषित किया। बदन सिंह ने भरतपुर, बैर, कुंभेर व डींग में 4 मजबूत दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो थून के किले का निर्माण चूड़ामन ने करवाया था, जबकि भरतपुर, बैर, कुंभेर और डींग में 4 मजबूत दुर्ग जो हैं, किले हैं, उनका निर्माण किसने करवाया था? बदन सिंह ने। उसने डींग के प्रसिद्ध जल महलों का भी निर्माण करवाया था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि डींग के जो जल महल हैं उनका निर्माण किसने करवाया? तो बदन सिंह ने। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी। ठीक, बदन सिंह को राजा की उपाधि अहमद शाह अब्दाली ने दी थी, जबकि बृजराज की उपाधि सवाई जयसिंह ने दी थी, जिसमें बाद में महेंद्र शब्द भी जोड़ा गया। ठीक, महेंद्र शब्द भी जोड़ा गया, यानी राजा महेंद्र। तो राजा की उपाधि किसने दी? अहमद शाह अब्दाली ने। बाद में इसमें महेंद्र शब्द भी जोड़ दिया गया, जबकि बृजराज की उपाधि सवाई जयसिंह ने दी थी। भरतपुर के शासक इसके बाद होते हैं महाराजा सूरजमल। इनका समय काल होता है 1756 से 1763 ईस्वी तक। ठीक, बदन सिंह के बाद सूरजमल। तो बदन सिंह के उत्तराधिकारी सूरजमल एक अत्यंत योग्य प्रशासक, सैनिक और बुद्धिमान शासक थे। अपनी राजनीतिक बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें जाटों का यूलिसिस, जाटों का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जाटों का अफलातून या प्लेटो किसे कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है। उनका राज्य पूर्व में गंगा से लेकर, दक्षिण में चंबल और पश्चिम में आगरा से लेकर के दिल्ली तक विस्तृत था। ठीक, तो एक महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है इनके राज्य के अंतर्गत आता था। इन्होंने राजमहल के युद्ध 1747 में आमेर के शासक ईश्वर सिंह का साथ दिया। ठीक, तो राजमहल का युद्ध होता है 1747 में, इन्होंने ईश्वर सिंह का साथ दिया था, जो कि आमेर के शासक थे। 25 दिसंबर 1763 को नजबुद्दौला के खिलाफ संघर्ष करते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो 25 दिसंबर 1763 को महाराजा सूरजमल की मृत्यु होती है। इनके बाद जो अगले शासक बनते हैं उसको हम लोग आगे देखेंगे। सूरजमल और पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में भी यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि पानीपत का तृतीय युद्ध जब होता है तो उससे पहले ही, युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही सूरजमल ने जो मराठों का सेनापति था, क्या कहते हैं कि सदाशिवराव, इसको एक सुझाव दिया था। सुझाव क्या दिया था कि एक तो तुम पारंपरिक जो मराठा युद्ध प्रणाली है उसके अनुसार युद्ध करो, यानी छापामार पद्धति के द्वारा, खुले मैदान में युद्ध न करो। ठीक, गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाओ। साथ ही साथ जो बच्चे हैं और जो स्त्रियां हैं इनके साथ में जा रही हैं मराठा सैनिकों के साथ में, साथ ही साथ जो भारी तोपें हैं, सूरजमल ने कहा कि इन सब चीज़ों को यहीं पर छोड़ जाओ और वहाँ पर हल्की तोपों का प्रयोग करो, स्त्रियों और बच्चों को यहाँ पर युद्ध में मत लेके जाओ। ठीक, तो भाऊ द्वारा सलाह न मारे जाने के कारण सूरजमल इस युद्ध से तटस्थ रहे, यानी वह इस युद्ध में शामिल ही नहीं हुए। युद्ध में पराजित हुए हजारों मराठा सैनिकों को शरण और सहायता प्रदान करने वाले सूरजमल थे। ठीक, तो जब युद्ध होता है तो मराठे उसमें पराजित होते हैं, और जब मराठे वहाँ से पराजित होने के बाद वापस आने लगते हैं तो बहुत सारे सैनिकों को इन्होंने सहायता प्रदान की और उनको क्या कहते हैं, उनके इलाज के लिए भी
कई चिकित्सकों को नियुक्त किया था। ठीक, तो आगे देखते हैं। सूरजमल के बाद होते हैं जवाहर सिंह, 1764 से 68। पिता की मृत्यु का बदला लेने के दिल्ली पर आक्रमण इन्होंने किया। फिर इनके बाद रणजीत सिंह शासक बनते हैं 1775 से 1805। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा सरदार जसवंत राव होलकर को इन्होंने शरण दिया था। ठीक, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जब होता है तो उसमें इन्होंने जसवंत राव होलकर को शरण दी थी। अंग्रेज जनरल लेक ने भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग की घेराबंदी इनके समय की थी। ठीक, तो गवर्नर जो है अंग्रेज जनरल जो है जनरल लेक, तो उसने इनके समय ही लोहागढ़ का एक दुर्ग था भरतपुर में, वहाँ पर घेराबंदी की, किंतु इसे जीतने में असफल रहा। अंततः 1805 में रणजीत सिंह ने संधि कर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, जिससे राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक, तो संधि किसने किया है, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। तो संधि किया है रणजीत सिंह ने। ठीक, तो रणजीत सिंह ने 1805 में अंग्रेजों से संधि कर ली, जिससे इस राज्य की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। आगे देखते हैं। जो हमने टॉपिक अभी पढ़ा है, इससे कई प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो हमारे विभिन्न एग्जाम्स होते हैं उनमें इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, जिज ए मोहम्मद शाही नामक ज्योतिष ग्रंथ किस शासक के नाम पर तैयार करवाया गया था। ठीक, हमारे ऑप्शन है जहांदार शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह। ठीक, तो आप लोग जल्दी से बताइएगा इसमें। तो जिज ए मोहम्मद शाही, अभी मैंने बताया था मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर सवाई जयसिंह ने इसको तैयार करवाया था। ठीक, सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित सौर वेधशालाओं जंतर मंतर में निम्नलिखित कौन सा शहर शामिल नहीं था। ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, उज्जैन, मथुरा। तो अभी मैंने बताया था 5 जगहों पर इन्होंने स्थापित करवाया था। जहाँ पर स्थापित नहीं करवाया था आगरा था। ठीक, तो आगरा में इन्होंने स्थापित नहीं करवाया था। दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। ठीक, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी। कमेंट में आप लोग बताइएगा एक और स्थल कौन सा था। ठीक, किस राजपूत शासक को फर्रुखसियर को पद से हटाने में सैयद बंधुओं की सहायता करने के कारण दामाद कुश कहा गया। ऑप्शन ए सवाई जयसिंह, बी अजीत सिंह, सी सूरजमल, डी बदन सिंह। तो अपनी पुत्री का विवाह सम्राट फर्रुखसियर से किसने किया था, अजीत सिंह ने किया था। तो अजीत सिंह ने ही जब सैयद बंधुओं की सहायता की फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने के लिए, तो इसीलिए इनको दामाद कुश कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, जयपुर शहर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है और इसके मुख्य वास्तुविद कौन थे। तो अभी मैंने बताया था जयपुर शहर सवाई जयसिंह ने। ठीक, सवाई जयसिंह ने। और इसके जो वास्तुविद हैं विद्याधर भट्टाचार्य। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ठीक, भरतपुर के जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक, भरतपुर के जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन हमारे हैं चूड़ामन, सूरजमल, जवाहर सिंह और बदन सिंह। तो भरतपुर जो जाट राज्य है अभी मैंने बताया था, इसके जो वास्तविक संस्थापक कौन हैं, आप लोग जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। 5वें प्रश्न का चूड़ामन पहले शासक माने जाते हैं, जबकि वास्तविक संस्थापक बदन सिंह को माना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। जाटों का प्लेटो या जाटों का यूलिसिस उपाधि किस शासक को दी गई है। बदन सिंह, सूरजमल, चूड़ामन और रणजीत सिंह। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। तो जाटों का प्लेटो या अफलातून या जाटों का यूलिसिस सूरजमल को, महाराजा सूरजमल को माना जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध के संबंध में महाराजा सूरजमल की क्या नीति थी। ए, उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। बी, उन्होंने मराठा की ओर से सक्रिय रूप से युद्ध किया। सी, वे मराठों की सलाह न मानने के कारण युद्ध में तटस्थ रहे। डी, उन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी। तो मैंने बताया था इन्होंने मराठों को सलाह दी कि भारी तोपें, स्त्रियां और बच्चों को युद्ध भूमि से दूर रखो, गोरिल्ला युद्ध प्रणाली जो है मराठों की उसको फॉलो करो,
परंतु सदाशिवराव भाऊ जो कि मराठा सेनापति था, उन्होंने इनकी सलाह को नहीं माना। इसकी वजह से यह पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में तटस्थ रहे। ठीक, तो ऑप्शन इसमें हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। सिद्धांत कौस्तुभ की रचना किसने की, जो टालमी की अल्मेजेस्ट पर आधारित थी? तो सिद्धांत कौस्तुभ पुस्तक के विषय में बताइए। ए केवल राम, बी पुंडरीक रत्नाकर, सी सम्राट जगन्नाथ, डी सवाई जयसिंह। सिद्धांत कौस्तुभ जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं? आप लोग बताइए इसका उत्तर। तो सम्राट जगन्नाथ जो कि सवाई जयसिंह के गुरु भी, ठीक, सवाई जयसिंह के ज्योतिष विज्ञान के गुरु भी माने जाते हैं, खगोल विज्ञान के। किस अंग्रेज जनरल ने भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग की घेराबंदी की परंतु उसे जीतने में असफल रहा? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी जनरल लेक, सी आर्थर वेलेस्ली, डी हेक्टर मनरो। तो इसमें सही उत्तर हमारा है जनरल लेक। 10वां प्रश्न है, सवाई जयसिंह द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञों के मुख्य पुरोहित कौन थे? ए विद्याधर भट्टाचार्य, बी केवल राम, सी सम्राट जगन्नाथ, बी पुंडरीक रत्नाकर। तो अभी मैंने बताया था पुंडरीक जो रत्नाकर हैं इन्होंने ही सम्राट सवाई जयसिंह के लिए जो 2 अश्वमेध यज्ञ हुए थे उनका आयोजन किया था। ठीक, तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी इसमें डी होगा। आगे देखते हैं, कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। कथन ए है, सवाई जयसिंह ने खगोल विज्ञान के अध्ययन को गहरा प्रोत्साहन दिया और यूरोपीय विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया। कारण है वह भारतीय खगोल ज्ञान को पूरी तरह से अपर्याप्त मानते थे और उसे यूरोपीय प्रणालियों से प्रतिस्थापित करना चाहते थे। तो इसमें हमारे ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, बी ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सी ए सत्य है आर असत्य है, डी ए असत्य है तथा आर सत्य है। तो इसमें बताइएगा सही उत्तर क्या है? सवाई जयसिंह ने खगोल विज्ञान के अध्ययन को गहरा प्रोत्साहन दिया और यूरोपीय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया। तो कथन तो सही है, वह भारतीय खगोलीय ज्ञान को पूरी तरह अपर्याप्त मानते थे और उसे यूरोपीय प्रणालियों से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, यह गलत है, यानी ऑप्शन सी इसमें हमारा सही होगा। ठीक, 12वां प्रश्न हमारा है, महाराजा सूरजमल पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों से अलग हो गए, यह सही है। सदाशिवराव भाऊ ने सूरजमल द्वारा दी गई गुरिल्ला युद्ध की सलाह और अन्य रणनीतिक सुझावों को अस्वीकार कर दिया था, इसीलिए अलग हो गए थे। तो ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है, यानी 11वें में सी सही होगा और 12वें में ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। मेंस के लिए एक प्रश्न यहाँ पर, जैसे हम लोगों ने इस श्रृंखला को शुरू किया है तो 10 के प्रश्न लगभग हम लोग बहुविकल्पी देखते हैं और एक प्रश्न हम लोग मेंस के लिए देखते हैं जो हमारे यूपीपीएससी, अन्य स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए तथा जो जीडीसी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा मेंस का, या फिर अन्य राज्यों में जो मेंस असिस्टेंट प्रोफेसर में मेंस एग्जाम्स होते हैं रिटन, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में एक शासक के रूप में सवाई जयसिंह के योगदानों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उनके राजनीतिक प्रयासों की तुलना में उनकी वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां कितनी महत्वपूर्ण थी, विश्लेषण कीजिए। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को जरूर सॉल्व कीजिएगा और प्रश्न के उत्तर आप टेलीग्राम या फिर क्लासेस जो कोचिंग है इसके व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे पास भेज सकते हो। ठीक, तो आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। ठीक, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी से निवेदन है कि अगर क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ इस क्लास को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब देखेंगे तो हमारा और प्रोत्साहन होगा और हम लोग और अच्छे से क्लासेज बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए और लाइक ज़रूर किया करिए, ताकि कमेंट के माध्यम से हमें पता चल सके कि और इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं। आप सभी से मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।